हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीडी लर्निंग। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं फिर से एक बार। अभी जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आईबी के लिए और डीआरडीओ के लिए क्वेश्चन डिस्कशन का सीरीज चल रहा है अपना। तो उसी सीरीज में आज का जो वीडियो मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए वो है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। क्योंकि इकोनॉमिक्स से बहुत ज़्यादा सवाल तो नहीं पूछा जाता है, बट कुछ स्टैटिक इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जिनको आपको बहुत अच्छे तरीके से करना होता है। और हार्डली 2 से 3 मार्क्स आपको इकोनॉमिक्स से पूछा जाता है, तो बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो मैं लेके आया हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, ऑपरेटिंग सरप्लस अराइजेज इन द ऑपरेटिंग अधिवेश अधिशेष किस में आता है? गवर्नमेंट सेक्टर, सरकारी क्षेत्र, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंज्यूम कंजम्पशन, स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन, सब्सटेंस फार्मिंग, और इंटरप्राइज सेक्टर। इसका सही आंसर है इंटरप्राइज। एक्चुअली ये है, दिख रहा है ना? ठीक है, ये इंटरप्राइज, ऑप्शन नंबर डी इंटरप्राइज सेक्टर में आता है। ठीक है, इंटरप्राइज सेक्टर में आता है, राइट। ये डिफरेंस होता है रेवेन्यू का एंड एक्सपेंडिचर का। ये जो होता है ये आपका डिफरेंस है किसका? रेवेन्यू का एंड एक्सपेंडिचर का डिफरेंस है। ठीक है, ये एक्चुअली ये अकाउंटिंग का टर्म है। ठीक है, अकाउंट का टर्म है ये। इंटरप्राइज सेक्टर यानी जो आपका कंपनी वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, और ये होता है डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सरप्लस। क्लियर बात? चलिए अगला सवाल लगाइए, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द प्रोड्यूसर इज गिवन बाय। निर्माता के उत्पादन की लागत किसके द्वारा दी जाती है? सम ऑफ वेजेज पेड बाय लेबरर्स, सम ऑफ वेजेज एंड इंटरेस्ट पेड ऑन द कैपिटल, सम ऑफ वेजेज इंटरेस्ट रेंट एंड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सम ऑफ वेजेज इंटरेस्ट रेंट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, क्या पूछ रहा? देखिए, निर्माता के उत्पादन की लागत किसके द्वारा दी जाती है? तो एक सिंपल सा लॉजिक है, कोई भी चीज को आप प्रोड्यूस करते हैं तो एक तो उसका रॉ मटेरियल का कॉस्ट होता है। प्राइमरी कॉस्ट दो होता है, एक रॉ मटेरियल और दूसरा होता है लेबर। ये प्राइमरी कॉस्ट होता है। सेकेंडरी कॉस्ट जो उसका आ गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, मैनेजर्स का सैलरी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, ये सेकेंडरी कॉस्ट में आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोलता है, निर्माता के उत्पादन की लागत किसके द्वारा दी जाती है? सही आंसर सम ऑफ वेजेज, इंटरेस्ट, रेंट एंड नॉर्मल प्रॉफिट, सब मिला के ही काउंट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर टू का जो हो गया आंसर, डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल लगाइए, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। प्रोडक्शन रेफर्स टू, उत्पादन का अर्थ है डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता का विनाश, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज, उपयोगिता का निर्माण, एक्सचेंज वैल्यू, विनिमय मूल्य, उत्पाद का उपयोग, यूज ऑफ प्रोडक्ट। देखिए प्रोडक्शन, कोई भी चीज प्रोडक्शन मतलब क्या होता है? क्रिएट, बनाना। तो क्या ऑप्शन होगा? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज, कोई भी उत्पाद जिसका उपयोग किया जाता है उसका निर्माण ही प्रोडक्शन कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए सवाल नंबर 4 पे आते हैं। सेलिंग कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ सेलिंग अ प्रोडक्ट, cost incurred in transportation, cost incurred in advertisement, cost incurred on factor of production। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए सेलिंग कॉस्ट जो होता है वो आपका कॉस्ट जो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर काउंट होता है उसको जो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कॉस्ट होता है उसको सेलिंग कॉस्ट में काउंट करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कॉस्ट इनकर्ड इन एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन में खर्च, लागत। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। प्राइम कॉस्ट इज इक्वल्स टू, मूल लागत किसके बराबर है? वेरिएबल कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, परिवर्तनीय लागत जमा प्रशासनिक लागत, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, परिवर्तनीय लागत जमा निश्चित लागत, वेरिएबल कॉस्ट ओनली, केवल परिवर्तनीय लागत, एंड फिक्स्ड कॉस्ट ओनली। प्राइम की बात आ गई ना। प्राइम कॉस्ट क्या होता है? मैंने आपको बताया जो प्राइम कॉस्ट होता है इसमें मेन दो चीज होता है। प्राइम कॉस्ट में एक आपका रॉ मटेरियल का कॉस्ट होता है कि भाई जो रॉ मटेरियल आपने परचेज किया उसका क्या कॉस्ट है, दूसरा लेबर कॉस्ट काउंट होता है। मेन दो चीजें होती है प्राइम कॉस्ट में। ठीक है,
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेरिएबल कॉस्ट ओनली, केवल परिवर्तनीय लागत। प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू पूछ रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट ओनली। आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर बात। और ये जो आपका है, ये जो लेबर कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दिख रहा है ना, हाँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। द ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स इज ए टर्म क्वाइंड बाई, ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स टर्म किसके द्वारा दिया गया है? ग्रेट हार्डिन, सेलिंगमैन, एडोल्फ वगनर, एपी लैंडर। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गैरेट हार्डिन। 6 का ए है गैरेट हार्डिन। ये इन्होंने जो बोला था, ये मेन जो, ये एक्चुअली बायोलॉजी के प्रोफेसर थे बेसिकली, ठीक है, बायोलॉजी के प्रोफेसर से। और ये जो इनका मेन कंसर्न था वो ओवर पॉपुलेशन ओवर, जो पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा था, इसको लेके इनका मेन कंसर्न था। ठीक है, तो ये मेन था इनका, बाकी और कुछ है नहीं, बस टर्म है, कुछ कुछ पूछ देता है स्मिथ, जैसे किसने इसका क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स का टर्म दिया है, कुछ टर्मिनोलॉजी और आपसे पूछता है, तो ध्यान रखिएगा किससे रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन लगे, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन 7 देखिए। इन इकोनॉमिक्स द कैपिटल मेनली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, that is the basic infrastructure facilities and services needed for the functioning of a community or society is known as। अर्थशास्त्र में सरकार के मुख्य रूप से स्वामित्व वाली वह पूंजी जो आधारभूत बुनियादी सुविधाओं एवं सेवाएं किसी समुदाय या समाज के कामकाज के लिए आवश्यक हो, वह कहलाती हैं। ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, सोशल ओवरहेड कैपिटल्स एंड वर्किंग कैपिटल्स। क्वेश्चन नंबर 7, और इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सोशल ओवरहेड कैपिटल, सामाजिक उपरिव्यय पूंजी। यानी सरकार जो काम करती है सोशली करती है, सबके लिए करती है। तो ये टर्म है, ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है। अगला क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर 8। द इकोनॉमीज विच अकर टू द फॉर्म इटसेल्फ व्हेन इट एक्सपेंड्स इट्स आउटपुट आर कॉल्ड एज। जो अर्थव्यवस्था है स्वयं व्यवसाय के रूप में अस्तित्व में आती है और इनका उत्पादन विकसित होता है, क्या कहलाती हैं? तो इसका सही आंसर है, देख लेते हैं, इंटरनल इकोनॉमिक्स, एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, क्लोज्ड इकोनॉमिक्स एंड नन ऑफ दिस। का सही आंसर है इंटरनल इकोनॉमिक्स, यानी ऑप्शन नंबर ए। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इन इकोनॉमिक्स अ गुड हुज डिमांड डिक्रीज व्हेन कंज्यूमर इनकम राइजेज इज कॉल्ड वेवलेंट गुड, नॉर्मल गुड, एक्सक्लूसिव गुड और इंफीरियर गुड। देखिए एक इंफीरियर गुड का टर्म आ गया, इंफीरियर गुड। इसका सही आंसर है इंफीरियर गुड, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, इंफीरियर गुड। ये होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपका इनकम बढ़ गया, क्या बोलता है कि निचले स्तर पे आते इनकम बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे आपका इनकम बढ़ गया तो आप अच्छा चीज खाना चालू करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, जैसे मान लीजिए नूडल्स, मैगी आटा नूडल्स होता है ना, आदमी का पैसा नहीं रहता तो नूडल्स खा लेता है, लेकिन पैसा आएगा तो अच्छा खाएगा ना। फ्रोजन प्रोडक्ट, जो फिश वगैरह फ्रोजन रहता है, वो क्यों खाता है आदमी? मजबूरी में, क्योंकि सस्ता मिलता है। तो ये एक ऐसा इंफीरियर प्रोडक्ट होता है। इंफीरियर गुड्स वो प्रोडक्ट है कि जब आदमी का इनकम बढ़ता चला जाएगा तो इसकी डिमांड कम होती चली जाती है, उसी को बोलते हैं हम इंफीरियर गुड। जब इनकम बढ़ेगा और डिमांड कम हो जाएगी, उस प्रोडक्ट को बोलते हैं इंफीरियर गुड, निचली वस्तु। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10 लगाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। द टर्म इकोनॉमिक्स रेंट रेफर्स टू, ठीक है, इकोनॉमिक रेंट, आर्थिक क्रिया शब्द से क्या तात्पर्य है? प्रॉफिट, पेमेंट मेड फॉर द यूज ऑफ लैंड, प्रोड्यूसर सरप्लस एंड नन ऑफ दिस। इसका मीनिंग होता है पेमेंट मेड फॉर यूज ऑफ लैंड, आर्थिक किराया, मतलब आपने लैंड का इस्तेमाल किया, उसके लिए आपने पैसा पे किया, तो इसको बोलते हैं हम लोग पेमेंट मेड फॉर द यूज ऑफ लैंड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर 11 पे आते हैं। 11 सवाल, मिनिमम पेमेंट टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड, उत्पादन के साधन के लिए न्यूनतम भुगतान को क्या कहा जाता है? ट्रांसफर पेमेंट, रेंट, वेजेज, कॉशी रेंट। ठीक है, इसका सही आंसर है
उत्पादन के साधन के लिए जो न्यूनतम पेमेंट होता है 11 का ट्रांसफर ऑफ पेमेंट बोलते हैं, अंतरण अदायगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। आइए 12 के ऊपर। सरप्लस अर्न बाय अ फैक्टर अदर देन लैंड इन द शॉर्ट पीरियड इज रेफर्ड एज। छोटी अवधि में जमीन के अलावा किसी अन्य कारक द्वारा अर्जित अधिशेष को संदर्भित किया जाता है। इकोनॉमिक रेंट, नेट रेंट, क्वासी रेंट एंड नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12, राइट। क्वासी रेंट अर्ध किराया, मतलब जो सरप्लस है छोटी अवधि के जमीन के अलावा किसी अन्य कारक द्वारा अर्जित अधिशेष कम से कम अमाउंट को आपका क्वासी रेंट बोलते हैं, अर्ध किराया। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला आइए क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर आइए। द ब्रेक इवन पॉइंट बीईपी इन इकोनॉमिक्स इज द पॉइंट एट विच। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? जहां पे आपका क्या बोलते हैं, आप जैसे मतलब कुछ बिजनेस चला रहे हैं ना, तो आपको अपने घर से पैसा नहीं देना पड़े, जितना आपने लगाया मतलब जितना इनकम आ रहा है उतना आपका खर्चा चल जा रहा है, तो हम उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, कि भाई जितना पैसा आ रहा है अपना निपट जा रहा है। ठीक है, मतलब मोटे मोटे शब्दों में बोला जाए तो ये होता है अर्थशास्त्र के ब्रेक इवन पॉइंट वह बिंदु है जिस पर क्वेश्चन है मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स एवरेज कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टोटल कॉस्ट, नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी, टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टोटल कॉस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए, सॉरी 14 पे आइए। इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी प्रॉपर्टी एंड बिजनेस आर ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द इंडिविजुअल। सिंगल आदमी कब कंट्रोल करता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, समझ ही गए होंगे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एक ही आदमी के पास सारा कंट्रोल होता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी एंड कमांड इकोनॉमी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज व्हाट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। आइए क्वेश्चन नंबर 15। द एग्जिस्टेंस ऑफ ए पैरेलल इकोनॉमी और ब्लैक मनी। ठीक है, पैरेलल इकोनॉमी रहेगा, ब्लैक मनी अगर ज्यादा फ्लो हो गया तो इकोनॉमी डैमेज हो जाता है। ठीक है, मेन ब्लैक मनी मार्केट में बढ़ने से। तो सवाल ये, makes the economy more competitive, makes the monetary policies less effective, ensures a better distribution of income and wealth, ensures increasing productive investment। तो क्वेश्चन 15 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेक्स द मॉनेटरी पॉलिसीज लेस इफेक्टिव। ऑब्वियस बात है, ब्लैक मनी का सप्लाई अगर मार्केट में बढ़ गया है तो जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो कमजोर हो जाएंगी, देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ती चली जाएंगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला आइए क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर आइए। बार्टर सिस्टम, आपको पता है ये बार्टर आपने सुना भी होगा। बार्टर सिस्टम क्या होता है? जैसे आपके पास चावल है और मेरे पास गेहूं है, पैसा वाला सिस्टम है नहीं, आपको चावल चाहिए, गेहूं चाहिए तो आप गेहूं ले लो और हमको चावल दे दो, मतलब एक्सचेंज पॉलिसी को हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। मनी एक्ट्स एज मीडियम, कॉइन्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, गुड्स आर एक्सचेंज विथ गुड्स। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी। यानी सामान के लिए सामान को एक्सचेंज करना ही बार्टर सिस्टम कहलाता है। बार्टर लेन देन का मतलब है सामान के लिए सामान को एक्सचेंज करना। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। डैश इज गुड दैट इज इन ग्रेटर डिमांड एज इट्स प्राइस इंक्रीजेज। एक सामान है जो कीमत बढ़ने के साथ अधिक मांग में है, क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है, इसेंशियल गुड्स, कैपिटल गुड्स, वेबल गुड्स एंड गिफिन गुड्स। ये गिफिन गुड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट इनकम। ये क्या होता है? नॉन लग्जरी प्रोडक्ट है। ठीक है, देखिए इसका मीनिंग क्या है गिफिन गुड्स का, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाए, ऑप्शन डी है ना? ठीक है, राइट, ऑप्शन डी है गिफिन। ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये कॉस्ट पे असर नहीं डालता है। ठीक है, कॉस्ट पे असर नहीं डालता है, डिमांड पे असर डालता है। जैसे देखिए हम एक सिंपल सा बात बोलते हैं कि मान लीजिए पहले आप 20 किलो चावल खाते थे। ठीक है, आप 20 किलो चावल खाते थे, अब आप 35 किलो चावल खाते हैं। इसका मतलब थोड़ी है कि चावल का कॉस्ट पहले 100 रुपीज था तो अभी ये वाई रुपीज हो गया, नहीं। चावल का कॉस्ट पहले भी 100 रुपीज था, अभी भी 100 रुपीज ही है, बस आपका डिमांड बढ़ गया है, समझे, आपका कंजम्पशन बढ़ गया, तो उसको बोलते हैं गिफिन गुड्स। ठीक है, गिफिन वस्तुएं वो होती हैं जिनका डैश गुड्स दैट देयर ग्रेटर डिमांड हैज इट्स प्राइस इंक्रीजेज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 18।
द जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस वाज डेवलप्ड बाय, ठीक है, सब नाम है, ध्यान रखना होगा आपको। लॉरेन वालरस, रिकार्डो, मार्शल, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है, तो नाम ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का ए, लियोन वाल्स, ठीक है, लियोन वालरस जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर 19। टेक ऑफ स्टेज इन एन इकोनॉमी मीन्स, टेक ऑफ जब बोलते हैं ना, इकोनॉमी अब हमारी देश की रफ्तार पकड़ रही है, तो टेक ऑफ स्टेज, स्टेडी ग्रोथ बिगिंस, बस यही आंसर है, ठीक है। इकोनॉमी इन स्टेंजेंट, ऑल कंट्रोल्स आर रिमूव्ड, नन ऑफ दिस। तो टेक ऑफ इकोनॉमी मतलब क्या, आपकी इकोनॉमी हमारे देश की अब रफ्तार पकड़ रही है, उसको टेकअप बोलते हैं। तो द राइट आंसर इज स्टेडी ग्रोथ बिगिंस, मतलब धीरे धीरे ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है, उसको टेकअप बोलते हैं। अगला क्वेश्चन 20 लगाइए। तो 19 का हो गया आपका, 19 का हो गया ए। आइए क्वेश्चन 20 के ऊपर, ठीक है, 20 पे आ जाइए। माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन, जनसंख्या का माल्थुसियन सिद्धांत किसके बीच में संबंध को दर्शाता है? फूड सप्लाई एंड डिमांड, फूड सप्लाई एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डिमांड डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड रिसोर्सेस। तो इसका सही आंसर है फूड सप्लाई एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। माल्थुसियन का जो थ्योरी है वो फूड सप्लाई एंड पॉपुलेशन ग्रोथ को दर्शाता है। ये सब याद रखिएगा आप, ठीक है, सब कुछ समझने वाला है नहीं, ये सब रटने वाला चीज है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 21। द फर्स्ट कंप्यूटर मेड अवेलेबल फॉर कमर्शियल यूज वाज मैनियक, एनियक, यूनिवैक एंड समथिंग समथिंग। तो इसका क्या आंसर है? तो इसका सही आंसर है यूनिवैक। जो पहला कंप्यूटर था जो कमर्शियली था, यूनिवैक, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 22। कंप्यूटर का फादर चार्ल्स बेबेज। The tax placed on legal documents, usually in transfer of assets or property, is known as, कानूनी दस्तावेजों लगाया गया कर आमतौर पर संपत्ति या संपत्ति के हस्तांतरण के समय उसे किस रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन 22। एक्साइज टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी। जब आप कुछ खरीदते हैं तो आपको स्टाम्प ड्यूटी देना पड़ता है ना भाई, तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है स्टाम्प ड्यूटी, ठीक है, स्टाम्प ड्यूटी। जब कुछ ट्रांसफर करते हैं तो लगता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। Fluctuation of economy, including economic expansion and recession over a period of time, is called, ठीक है, आर्थिक विस्तार और समय की अवधि में मंदी सहित अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? एक्सपेंशन, रिसेशन, बिजनेस साइकिल, ठीक है, और डिफ्लिसिट। तो फ्लक्चुएशन ऑफ इकोनॉमी इंक्लूडिंग इकोनॉमिक एक्सपेंशन एंड रिसेशन ओवर पीरियड, दोनों हो रहा है, देखिए दोनों ही हो रहा है, एक्सपेंशन भी हो रहा है, रिसेशन भी हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं आपका बिजनेस साइकिल, क्योंकि इसी को बोलते हैं भाई आजकल बिजनेस टाइट चल रहा, बोलते हैं ना लोगों को, दान लोटी चल रहा है, बिजनेस टाइट चल रहा है, उतार चढ़ाव जो होता है उसको आप बोलते हैं बिजनेस साइकिल। यानी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे रहा, Who among the following propounded wage fund theory, निम्नलिखित में से किसने वेतन निधि सिद्धांत प्रतिपादित किया है? जे.एस. मिल, जेबी से, जे.आर. हिक्स, जे.एम. किन्स। 24 का आंसर है जे.एस. मिल, 24 का आंसर है ए, जे.एस. मिल। जो किन्स है ना, किन्स, ये जो किन्स हैं इनका एक थ्योरी है, किन्स थ्योरी का, इन्होंने बोला था मनी इज जस्टिस, मनी इज जस्टिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन 25 के ऊपर। द सिचुएशन टू मेक समवन बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन वर्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स कॉल्ड, अर्थशास्त्र के संदर्भ में किसी को खराब किए बिना बेहतर बनाने की स्थिति को क्या कहा जाता है? पैरेटो एफिशिएंसी, एफिशिएंट, ऑप्टिमल, इनएफिशिएंट। देखिए खुद को, दूसरे को नुकसान किए बिना आप खुद को तरक्की करते हैं, उसको बोलते हैं पैरेटो एफिशिएंसी, मतलब आपकी एफिशिएंसी भी होगी, आप तरक्की भी करते जाएंगे। तो बंधुगण आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे शाम को 6 बजे कुछ नए क्वेश्चन के साथ, नए धमाके के साथ। तब तक टीडीए के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, गुड नाइट।